कई बार जो अपने सामान्य बैकग्राउंड या रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि यार हम तो इतने अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े, ये जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए या जयपुर की या दिल्ली की या अच्छी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं वो हमसे आगे हैं। ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ करके निकलें, आप में काबिलियत है तो ये वो एग्ज़ाम है जो आपकी काबिलियत को पहचानता है और आपको सफलता देता है। दूसरी बात जो अभी आपको मेरे पूर्व वक्ता ने भी कही कि कई बार क्या होता है कि जब तक हम एग्ज़ाम में या तो स्वयं सफलता प्राप्त नहीं करते या फिर किसी सफल व्यक्ति से क्लोजली इंटरेक्ट नहीं करते, हमें एग्ज़ाम बहुत बड़ा लगता है कि यार ये तो बड़ा ऐसा एग्ज़ाम है जो शायद नॉर्मल आदमी क्रैक नहीं करता, वो जिसे कहते हैं तोड़ू फोड़ू आदमी होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, आप और हम एक जैसे ही हैं, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। अच्छा प्लान वे में तैयारी यदि अपन करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता एग्ज़ाम में मिल जाती है। परंतु दो तीन चीज़ें मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एग्ज़ाम के बारे में कहना चाहूँगा। पहला तो इस एग्ज़ाम के लिए रिसोर्स मटेरियल आज की डेट में इतने अवेलेबल है, यूट्यूब हो, आपके नेट यूट्यूब है, मल्टीपल चैनल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बुक्स हैं, इतने ज़्यादा हैं कि बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और कई बार ये लगता है कि आप जितना मिल रहा सब पढ़ लो। परंतु इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में न सिर्फ ये जानकारी होना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, बट ये जानकारी भी जो होना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज यदि हम सारी चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो ज़रूरी है उससे हट करके दूसरी चीज़ों पे चला जाएगा। तो जब भी आप कहीं भी कोचिंग लें तो अपने टीचर्स से, और यहाँ पर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, इसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट यदि आपका अच्छा है तो आपको ये बता देगा कि ये चीज़ें पढ़ो, ये इम्पॉर्टेंट है, बट ये चीज़ें ना पढ़ो। तो ये चीज़ निश्चित रूप से जब आप पढ़ाई करें तो ये देख लें कि मुझे क्या चीज़ पढ़नी क्या नहीं पढ़नी। दूसरा, बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगज़ीन्स पढ़ो, और न्यूज़पेपर मैगज़ीन में कि इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर आते हैं। और मैंने देखा है कई सारे, जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी और उसके बाद में भी, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 5, 7, 10 तरह के न्यूज़पेपर मंगा करके सारे पढ़ रहे होते हैं। उतनी ज़रूरत नहीं है। अगेन, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये जो डिफ्रेंशिएट करने की बात है, उतनी ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स आर इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें जो कुछ हो रहा है, जो घटना चक्र चल रहा है, उसका बर्ड्स आई व्यू या मैक्रो व्यू हमारे पास हो। आज मान लीजिए मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं फॉर ए मोमेंट, कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मान लीजिए इजराइल एंड पैलेस्टाइन वर्ल्ड में लगातार कुछ न कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। आप यदि न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो ये आएगा कि आज इजराइल के ऊपर जॉर्डन ने या हमास ने मिसाइल्स फायर करी और इजराइल का जो मिसाइल प्रोडक्शन सिस्टम है उन्होंने उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 आदमी मर गए, 5 आदमी घायल हो गए। इजराइल ने वापस रिटेलिएट किया, रिटेलिएट करके और यहाँ पे बॉम्ब गिरा दिए, सो एंड सो फोर्थ। बट दैट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज। हमें सिविल सर्विसेज में ये ज़रूरी है कि पूरे इशू का बैकग्राउंड, बर्ड्स आई व्यू पता हो कि ये जो आज ये जो घटना हुई है इसका बैकग्राउंड क्या है। इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 2000 ईयर्स एंड इज़राइल एज अ कंट्री हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन नाउ ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। तो ये जो 60-70 साल का इतिहास है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वॉर्स हुए, क्या अकॉर्ड्स हुए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी जा कर के हम सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाएंगे। इसमें कई सारे न्यूज़पेपर्स में बड़े अच्छे छोटे छोटे से, जैसे इंडियन एक्सप्रेस जो मैं नॉर्मली रेफ़र करता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, तो उसमें आई एक्सप्लेन्ड करके एक कई बार वो वीक में 2-3 बार कुछ इश्यूज़ के ऊपर देता है, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन। तो वो पूरा एक आपको बर्ड्स आई व्यू देने की उस
प्रकार के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें कोशिश की जाती है, तो वो ज़रूर आप देखें ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि जो इशू चल रहे हैं उसका लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो इस प्रकार का लार्जर इंटरप्रिटेशन चीज़ों का आपको देते हैं, परंतु साथ साथ जब हम यूट्यूब चैनल्स देखते हैं सुनने में अच्छा लगता है, परंतु ये हमें देखना ज़रूरी होता है कि उसमें से कितना हम दिमाग में रिटेन कर पाए। कई बार होता है सुना पूरा, बट जब आप वापस उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो पता लगेगा कि हम पूरा शायद रिटेन नहीं कर पाए। तो प्लीज़ whenever you are listening to YouTube channels, try to create some notes, वो आपको हेल्प करेंगे इन चीज़ों को रिमेंबर करने में, याद रखने में। कई सारी चीज़ें, बट आई थिंक टाइम इज़ लिमिटेड, सो आई विल एंड हियर। थैंक यू। सर, आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि तैयारी कैसे करें, और वो तो सेकेंडरी है। आप क्योंकि सारे पदों पर विराजमान रहे हैं जो सरकार में मोटा मोटी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, तो और आपको अच्छा खासा करियर भी मिल सकता था उस समय। बहुत बढ़िया IIT किया, MTech किया, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी उस समय, फिर भी आपने IAS की तरफ रुझान किया। और इतनी लंबी यात्रा के बाद IAS को, RAS को, ये लोग सिविल सर्विसेज को अपने करियर के ऑप्शन के रूप में क्यों चुने, ये भी इनके लिए जानना ज़रूरी है सर, प्लीज़। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है। मैं आई थिंक आफ्टर स्पेंडिंग, अभी मैं 25 साल, मेरा 1998 का बैच है, तो 25 साल सर्विस में हो गए हैं, तो एक राइट स्टेज है कि मैं आई कैन लुक बैक, और मेरे जो साथी अधिकारी हैं, साथी जो कलीग्स हैं या कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में गए और दे आर डूइंग वेल देयर एज वेल, तो उनसे भी उनके एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं एज फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं एक व्यू ले सकता हूँ कि क्या मेरा डिसीजन सही था या नहीं था। और आज मैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ प्रोबब्ली द बेस्ट कैरियर आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर। इस कैरियर में आपको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का कोई कैरियर, कोई पोजीशन आपको उतनी अपॉर्चुनिटी और स्पेशली अर्ली एज पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता जो ये कैरियर देता है। निहारिका भी अर्ली स्टेज पर है, विकास भी रिलेटिवली अर्ली स्टेज पर है, आप नम्रता एज वेल। तो आप लोग यू कैन वाउच कि जो जिम्मेदारी आज नम्रता टैक्सेशन देख रही है, तो पूरे स्टेट में टैक्सेशन में क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नम्रता की कलम से निकलता है। निहारिका इज़ लुकिंग आफ्टर एन एरिया ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन पावर शी इज़ कमांडिंग, बट मे बी अराउंड 1000-2000 पीपल मस्ट बी वर्किंग अंडर हर सुपरविजन। सो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार इस जॉब में मिलते हैं वो माइंड बॉगलिंग है। देन वैरायटी, आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जॉब में चले जाएं, आप एक ही प्रकार का कार्य शुरू करेंगे और लगभग वही कार्य आप रिटायरमेंट तक करते जाएंगे। एंड दिस सर्विस गिव्स यू सो मच ऑफ वैरायटी। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माय जॉब, मैं जैसे अभी बताया गया मैं कमर्शियल टैक्स में था, सो आई वाज लुकिंग आफ्टर द कमर्शियल टैक्स पॉलिसी। इनफैक्ट आई समटाइम्स फील प्राउड टू से कि जो GST आज हम पूरे देश में देख रहे हैं, I was part of the GST law drafting committee which was formed at Government of India level. So it gives you a lot of satisfaction कि आज जो कानून पूरे भारत में लागू है उसको ड्राफ्ट करने में, उसको उसके सेक्शंस लिखने में, उसको डिस्कस करने में, उसको फाइनल शेप देने में आपने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में मैं जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर रहा। गोपालपुरा बाईपास का जो चौड़ाई करने का काम है, आई वॉज फॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ दैट। देन मेडिकल में मैं रहा। मेडिकल में कोविड का पूरा पीरियड जो इतना क्रिटिकल पीरियड था, मैं उस पूरे पीरियड में मेडिकल फील्ड में रह करके उस टीम के का मैंने पार्टिसिपेट किया और कई सारी कंट्रीब्यूट मैं कर पाया। और आज मैं डिफरेंट सेक्टर विच इज़ आई एम लुकिंग आफ्टर PWD विच इज़ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको मैं देख रहा हूँ। एंड ऑल राजस्थान में वैरायटी ऑफ वर्क्स करने की मौका मिलता है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल कैरियर, माइंड बॉगलिंग कैरियर। मनी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में मेरे जो मित्र हैं, दे माइट बी अर्निंग लिटिल मोर देन मी, बट दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। लार्जर पार्ट इज़ कि एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ द कैरियर वेदर यू फील हैप्पी, एंड दिस
service gives you hell lot of opportunities to stay happy and stay satisfied. थैंक यू सर, आपने इस सर्विस की उपयोगिता के बारे में बताया और निश्चित रूप से जो सब लोग सुनते करते हैं और आपके व्यक्तिगत अनुभव से उसको जाना, अब तक केवल बुक्स में ये पढ़ते हैं कि ये अच्छा करियर है, क्यों अच्छा है, वो आपने बहुत ही अनुभव से आपने बताया, आपने जो व्यक्तिगत अनुभव हुए उनको शेयर किया। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर विकास पाठक जी से। सर IPS ऑफिसर हैं, बस्ती यूपी से आते हैं, होम कैडर इनका, अब होम कैडर तो क्या, कैडर इनका राजस्थान है। हमारे यहाँ राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को संभलवाने में अहम योगदान सर दे रहे हैं। IAS 2008 बैच से सेलेक्ट होके सर आए हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करें प्लीज़, वो भी आपकी तरह सेलेक्ट हो जाएं। सर डॉक्टर रहें और डॉक्टर के बाद सिविल सर्विसेज में आए, तो हम लोगों का सौभाग्य है जानने का कि IIT और मेडिकल से जो लोग आए IAS में आए। IAS अपने आप में कितनी बड़ी सर्विस हो गई, तो आप प्लीज़ गाइड करें सर उनको बच्चों को। थैंक यू वेरी मच। अभी तक सर ने जो बातें आपको बताई हैं बड़े संक्षिप्त में और बड़े ही स्पष्ट रूप से, जितना भी इन्होंने बताया है उसके आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं लगती। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो 2-4 बातें आपके सामने इस संबंध में रखना चाहता हूँ। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12th 12वीं तक के बच्चे कितने हैं यहाँ पर, जो 12वीं या 12वीं से नीचे के हैं? एक स्टूडेंट सर इसमें 9th क्लास का भी है। हाँ, तो इसीलिए मैंने 12वीं तक का कहा है। जो आप 5वीं 6ठी का भी हो वो भी अपना हाथ उठा सकता है। अच्छा, ग्रेजुएशन करते हुए या ग्रेजुएशन कर चुके लोग ज़रा अपना हाथ उठाएं। अच्छा लग रहा है उत्साह देके, थैंक यू वेरी मच। किसी भी कंपटीशन, हमारे यहाँ सबसे डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिशन्स मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन्स हैं, क्योंकि इसमें एक तो संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे एक साथ compete करते हैं, और कोर्स भी दूसरे देशों के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्लिष्ट है, एलैबोरेट है। तो जब आप चाहे 12th में हो चाहे 9th में हो, ये वो ईयर्स हैं ग्रेजुएशन में हो जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जब आप फैसला करते हो कि मैं अपना करियर ये बनाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज लो, ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल का लो, इंजीनियरिंग का लो, कोई भी करियर अच्छे स्तर पे जाके बनाने के लिए आवश्यकता होती है कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को नापें। अपने आप को नापने को हम मेडिकल लैंग्वेज में एप्टीट्यूड डिटर्मिनेशन कहते हैं। मैं किस काबिल हूँ। मेरा मैथ्स नहीं अच्छा है, मैथ्स की समझ मेरी अच्छी है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, ये बहुत बचपन से जानता था, इसलिए मैं मैथ्स की तरफ नहीं भागा। इंटरेस्टिंग मुझे बहुत लगता था मैथ्स, मैंने मेडिकल लिया। मुझे पता था कि मेरा रिटेंटिव पावर अच्छा है, इसलिए मैं मेडिकल की तरफ गया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे PMT का एग्ज़ाम, हमारे टाइम में प्री मेडिकल टेस्ट होता था यूपी का, तो उसके लिए मैं तैयारी कर सकता था, मैं अपने आप को सक्षम मानता था। तो सबसे पहले आप अपने अंदर की मजबूतियाँ और कमज़ोरियाँ पहचानें। हवा में आप कोई चीज़, कोई बंगला, कोई इमारत नहीं खड़ी कर सकते, नींव मजबूत होनी चाहिए। हर बच्चे का अपना एक अलग एप्टीट्यूड होता है, अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग मजबूतियाँ होती हैं और अलग कमज़ोरियाँ होती हैं। जो भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं या जो भी ग्रेजुएशन या 12th तक के बच्चे हैं, वो भी इस बात को समझें कि आप कतई एक रात उठे, एक सुबह उठे सो के और आपने कहा कि अब मुझे ये करना है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप उसको करने के लिए अपने अंदर वो क्षमता पाते हैं? क्या वो एक मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ है जिसमें आप अपने आप को झोंकेंगे तो आप सफलता के किसी एक स्तर तक पहुंचेंगे? तो सबसे पहले अपने आप को पहचानना, अपनी मजबूतियां पहचानना, अपनी कमज़ोरियां पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट है निश्चय कर लेना। अब आपने ये फैसला कर लिया है कि मुझे ये करना है, हाफ हार्टेड काम नहीं चलेगा, पूरी तरह से निश्चित करिए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपना बैकअप, क्योंकि इन सब तैयारियों में आपको खर्चा भी आता है, आपको तमाम कोचिंग, नोट्स और दूसरी टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन करनी होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो बेसिक है, पर वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब निश्चय करें तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप अपने निश्चय को आगे बढ़ाएं। निश्चय में आधे हृदय से कोई काम नहीं होता है, ना हो सकता। तो निश्चय एक बार करने के बाद आप ये फैसला करें कि मुझे किस रास्ते से चलना है।
मुझे मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, मुझे रिसर्च करना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे आगे जो कुछ भी करना है उसका रास्ता किस तरफ से जाएगा, कहाँ से होके जाएगा, कौन सी कोचिंग से होके जाएगा, कौन से कॉलेज से होके जाएगा, कौन से सब्जेक्ट्स को मैं लूँगा, जिससे कि मेरा ये रास्ता, मेरा निश्चय जो है और मजबूती से मुझे मजबूती प्रदान करता रहे। एक बार आप वो रास्ता क्लियर कर लेंगे, आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे, आपकी अपनी समझ अपने आप को लेकर पूरी तरह से होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको अपने एम तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है। भाग्य और ऊपर वाले का आशीर्वाद तो देखो हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ सारी चीज़ों की तैयारियां होते हुए भी ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ के तैयारी किए हुए हैं दोनों ही एग्ज़ाम्स में, जिनका नहीं हुआ, जो डिज़र्व करते थे, लेकिन अपना काम अपने आप को पहचान के अपनी एक निश्चित रास्ता बनाते हुए तय करके उस पर आगे बढ़ना है और उसके बाद पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है। हम यहाँ बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप तैयारी करते हैं तो 24 घंटे दिन के कम पड़ते हैं। आप यूँ नहीं कर सकते या यूँ नहीं समझा सकते कि 2 दिन तो मैंने खूब पढ़ लिया, अब आगे के 4 दिन मैं कुछ और कर रहा हूँ। अगर जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई तेज़ आईक्यू और सुपर आईक्यू का बंदा हो जो कि कर ले, लेकिन मेरा मानना यह है कि दिन की 16 घंटे का इन्वेस्टमेंट भी आपके उस टाइम पे कम लगता है जब आप सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी तैयारी को लेके। तो ये सब करने के बाद, पूरा अपना समय झोंकने के बाद, अपनी तरफ से निश्चिंत जिस दिन आप हो जाएं कि मैंने अपना 100% दिया है, जब आप स्वयं निश्चिंत होंगे, तब वो समय होगा जब या तो आपको सफलता मिल जाएगी या आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आगे बढ़कर कुछ और करेंगे। इन चीज़ों में कहीं भी कोताही करेंगे, सफलता के चांसेस कम होते जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही आसान शब्दों में बच्चों की जिज्ञासाएं शांत कर दी और इनको वो सब बता दिया जो चाहिए। एक डिटर्मिनेशन चाहिए और स्वाभाविक सी बात है कि जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जाना किस तरफ है, तब तक गाड़ी घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चौराहे पर खड़े हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ चलें और यूँ ही चले जाएं, तो कोई मतलब नहीं है उसका। और इसीलिए आपको सबसे पहले तो तय करना पड़ेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। देखो, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आपको वो करियर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आपको नहीं लग रहा है ना, तो बिल्कुल नहीं जाएं। जैसे आपको भूख नहीं लग रही है तो ज़बरदस्ती कोई अच्छी मिठाई नहीं खाएं। यदि IAS में आपको नहीं जाना है तो बिल्कुल नहीं जाएं। डॉक्टर आपको नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बने। इंजीनियर नहीं बनना है, नहीं बने। आजकल हो ये रहा है कि पीयर प्रेशर में आके लोग कि उसने ये किया है इसलिए मैं ये करूं, वो IIT करना चाहते हैं इसलिए मैं करूं, वो मेडिकल करना चाहते हैं इसलिए मैं करूं, इसलिए नहीं करें, क्योंकि जब उससे दोहरे नुकसान होंगे। आप एक तो वो परीक्षा क्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि अधूरे मन से तैयारी कर रहे हो। दूसरा ये होगा कि आपका जो जहाँ ज्ञान का यूटिलाइजेशन हो सकता था वहाँ नहीं हो पाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि आप अपना एक अच्छा भरा पूरा जो समय बचा हुआ ज़िंदगी का वो करियर है वो ख़राब कर लोगे। तो बिल्कुल भी किसी के दबाव में आके कोई रास्ता नहीं चुने आप। जो कई बार हम सुनते हैं कि उसने ये सुसाइड कर ली उसे और वो एक्सपायर हो गया, अकेला बच्चा, तो उसमें ज़्यादातर पीछे बैकग्राउंड यही आता है कि उस पर वो करियर ज़बरदस्ती थोप दिया गया था। वो चाहता ही नहीं था वो बनना। तो जिस तरफ नहीं चाह रहा है तो आप स्ट्रिक्टली मना कर दें अपने घर वालों को। थैंक यू विकास जी, आपने ये बताया इनको कि आपको अच्छा चुनना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नम्रता जी से। नम्रता बिष्ट जी IAS ऑफिसर हैं और राजस्थान गवर्नमेंट में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी पद पर हैं। जितनी भी आप योजनाएं सुनते हैं, जितनी भी योजनाएं जहाँ सरकार अभी जैसे महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं या जो भी जितनी चल रहे हैं, आपकी चिरंजीवी योजना हो चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी योजना पैसे के बिना नहीं चलती। और पैसा का एक रास्ता है और वो रास्ता जहाँ से जिसको हम कहते हैं कि जैसे एनर्जी का सोर्स सूर्य है, तो ऐसे ही हमारी सारी योजनाओं का जो सोर्स है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। उसमें मैडम हैं और हमारी योजनाएं इनके माध्यम से यहाँ तक आ रही हैं। तो निश्चित रूप से लाभान्वित, जैसे अनुप्रति योजना भी है तो वो भी वहीं से निकलती है। सारी योजनाओं जो इवन
जो आप ये सोच रहे हो ना RS की IS वैकेंसी आएगी, RS वाली वैकेंसी, वो भी तब आएगी जब उस पर वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो हम नहीं पूछेंगे मैडम से कि वित्तीय स्वीकृति मिली है या नहीं मिली RS की वैकेंसी पर ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि IS RS की तैयारी कैसे करें। और साथ में मैडम, चूँकि हमारे राजस्थान में ये बड़ी समस्या है कि लड़कियों के ऊपर तलवार लटकी रहती है कि तेरे पास 2 साल हैं, ये करना है तो कर ले, 1 साल है ये करना है तो कर ले। और चूँकि सिविल सर्विसेज में ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हम कि ये 1 चांस में होगा, 2 चांस में होगा, 3 चांस में होगा, तो ये बड़ी दुविधा रहती है। तो पहली बात तो इनको वही वादा तय करनी है, पूरी करनी है कि अपने गार्जियंस को वो कन्विंस कर सकें कि हमें तैयारी करनी है और हमें प्रॉपर टाइम दें। तो ये एक बड़ी बाधा है। उसके बाद और जो आप समझते हैं इनको गाइड करना, वो प्लीज़ गाइड करें, जो भी बेस्ट मार्गदर्शन है प्लीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वैसे मेरे से पहले ऑलरेडी वैभव सर और विकास सर आई बिलीव ज़्यादातर ज्ञान की बातें आपको बता चुके हैं, पर अभी जो सर कह रहे थे एप्टीट्यूड वाली बात, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज़ कहूँगी। सर इंजीनियर हैं, IITian हैं, विकास सर डॉक्टर हैं, बट मैं मानती हूँ यहाँ जो लाडली जनता बैठी है उसमें बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी होंगे। कितने हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले? तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब मैं 12th में थी मेरे पास PCM था, क्योंकि हमारे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन नहीं था। फिर क्लास के सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, हमने भी कर ही ली, मतलब सब बातें करते थे तो हम भी कर लेते थे। उस चक्कर में कर ली तैयारी, एग्ज़ाम भी दे दिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली स्टेट वाला जो UPC एग्ज़ाम होता है वो क्लियर हो गया। वो मेरे जीवन का सबसे टेंशन वाला दिन था। आई वॉज लाइक अब BTech करनी पड़ेगी क्या, हमें तो करनी ही नहीं थी। तो घर वालों ने भी सोचा कि ये पागल हो गई है, क्या बोल रही है। पड़ोसियों ने भी आके बोला कि साहब अपनी बिटिया को समझाओ, ऐसे कौन करता है, BTech छोड़ के BA करने कौन चाहता है इस देश में। पर एज सर सेड कि वी शुड नो कि हमें क्या करना है, मतलब आप पहले खुद कन्विंस हो जाओ। सो आई टोल्ड माई डैड कि यार मैं BTech करके सोचूंगी कि अब मैं जीवन का क्या करूँ, तो मेरे 4 साल वेस्ट क्यों करा रहे हो, मुझे पता है मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, मुझे पढ़ने दो। सो माई फादर सेड ओनली वन थिंग कि आई होप तुम ये मेहनत से जान बचाने के लिए नहीं कर रही हो, अब तुम BA करोगी तो मन से करोगी। सो आई वॉज लाइक रेस्ट एश्योर्ड, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। सो देन आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड आई बिलीव दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माई लाइफ। सो मैं यही कहूँगी कि कभी कभी मैंने देखा है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे ना थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, उन्हें लगता है दैट इंजीनियर्स हैव एन एडवांटेज या मेडिकल वालों का। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को ये लगता है कि बीइंग एन IITian या MBBS करके अदर्स का कोई एडवांटेज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एक ही एडवांटेज होती है, आपका एप्टीट्यूड और आपकी मेहनत। सो नेवर शाई अवे फ्रॉम हार्ड वर्क एंड सिंसियरली करना है। और जैसे सर ने कहा कि वैसे यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 16 घंटे 10 घंटे, पर यार इसका मतलब ये नहीं कि 16 घंटे में से 4 घंटे आप अखबार पढ़ रहे थे। आप 8 ही घंटे पढ़ो, पर मन से पढ़ो। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट द टाइम, आप अपना आउटपुट भी देखो कि यार मैं दिन भर बैठा तो था, मैंने किया क्या। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट जस्ट द नंबर ऑफ आवर्स। आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कोई क्वान्टिटेटिव टेस्ट तो है नहीं, इसमें क्वालिटी भी चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप दिन में 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, पर मन से पढ़ो, एंड यू शुड लर्न समथिंग इन दैट। ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट, खुद से झूठ नहीं बोलना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ जब आप मेहनत करते हो। इसके अलावा एक चीज़, जैसा अभी सर भी कह रहे थे कि आजकल देयर इज़ लॉट ऑफ, मतलब बड़े सोर्सेज हैं तैयारी के, यूट्यूब भी है, देयर आर ऐप्स, देयर आर कोचिंग्स, मैगजीन्स। हम दिन भर एक ही टॉपिक पढ़ते सुनते रहते हैं, पर ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये रिटन है, दे नॉट ओरल। तो कभी लिखने का भी अभ्यास कर लेना चाहिए। आप सुबह से शाम तक उस टॉपिक के बारे में किताबें पढ़ते रहते हो, वीडियो सुनते रहते हो, पर जब आप लिखने बैठोगे ना तो आप 5 लॉजिकल पॉइंट्स नहीं लिख पाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ सुने नहीं, उसको कभी जॉट डाउन करें और देखें कि जो हमने 5 लाइनें लिखी उसमें कितना सब्सटेंस है। तो मैं यही कहूँगी कि एक तो इट्स नॉट जस्ट अ क्वांटिटेटिव प्रेपरेशन, आप अपनी प्रेपरेशन की क्वालिटी पर भी ध्यान दें, और ये एक ओरल एग्ज़ाम नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। और एक बात जो मेरे एक प्रोफेसर ने कही थी
कि ज्ञान कहीं से भी मिले अपवित्र नहीं होता। तो कभी कभी हमें लगता है कि बड़ी महान किताब पढ़ लेंगे, पर ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, उसका अब्रिज्ड वर्जन पढ़ लो, पर मन से पढ़ लो। पॉइंट इज़ कि आपको वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, वो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। मोटा मोटी हर किताब में सेम ज्ञान ही होता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी चाहिए। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब यू हैव अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको ये मौका मिला है कि आप ये प्रिपरेशन के लिए आप मतलब यू हैव द इंटेंशन एंड द रिसोर्सेज, तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें और पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। सफलता किसी न किसी फॉर्म में सबको मिलती है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। और जो क्वेश्चन था उसका जवाब इन्होंने खुद के अनुभव से दिया। बीटेक का दबाव था, सब कुछ था, उसके बावजूद इन्होंने गार्जियंस को कन्वेंस किया, बीए किया और सफलता अर्जित की। तो ये जीता जागता उदाहरण है आपके लिए। जो स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं वो बताएं, मैडम का उदाहरण दें और अपने कन्वेंस करें इस तरह कि मैम ने भी बीए करके बीटेक छोड़ के और सिलेक्शन लिया है, तो हमको भी ये करने दो। जो आप करना चाहते हो वो करते रहें, इसमें ज़रूरी है करें, मेहनत करें। और साथ में जैसे उन्होंने बताया कि पिताजी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप मेहनत से बचने के लिए बीए नहीं कर रहे। बीए के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, बीएससी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बीए बीएससी बुरे नहीं है, बीए बीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे आलसी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे दुस्साहसी देखे हैं मैंने साहब कि 1 या 2 दिन पहले 1 वीक सीरीज लाते हैं, 1 वीक को भी 1 वीक नहीं देते, मतलब उसका नाम 1 वीक है पर लिटरली एक सब्जेक्ट को 1 वीक भी नहीं देते। ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली और वो ये सिंपल फंडा बताते हैं, कॉपी भर के आ जाओ, चाहे कुछ भी भर के आ जाओ, मार्क्स मिल जाते हैं। मार्क्स भले ही मिल जाते हैं पर आपके भेजे में क्या गया वो आपको सोचना पड़ेगा कि उससे ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा नुकसान कर लिया। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि 3 साल जो निकम्मापन धारण करते हैं वो प्रतिफल देने लगता है 3-4 साल बाद और जीवन भर भोगना पड़ता है, जीवन भर भोगना पड़ता है। आप देखते हो कि आईआईटी मेडिकल वाले ही क्यों निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आईआईटी वाला सिलेबस यूपीएससी ने डाल रखा है सिलेबस में कि मेडिकल वाला सिलेबस उन्होंने दे रखा है, वो ऐसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो 4 साल जो इनके ग्रेजुएशन के होते हैं ना, वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनको रात दिन का पता ही नहीं लगता। वो कोर्स उनको ऑटोमेटिक वो मेहनत करवाता है, उसकी रिक्वायरमेंट है ये, तो इसलिए वो अपनी क्षमताओं का विस्तार कर लेते हैं ज़बरदस्त रूप से। और वहीं बीए बीएससी वाले अपनी क्षमताएं घटा लेते हैं। एक किसान यदि 3 साल तक खेत में नहीं जाए तो चौथे साल में उससे फावड़ा नहीं पकड़ा जाएगा और वो हालत हो जाती है बीए वालों की। तो शर्त ये है कि आप भले ही बीए करें लेकिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए करें और अपने शरीर को निकम्मा नहीं करें। हमारे बीच में हमारे साथी श्री जीएल शर्मा जी भी पधार गए, आरएस ऑफिसर है, सीनियर आरएस ऑफिसर और आज के गाइड में भी हैं, प्लीज आए। सही समय पर आए, इनका नंबर कटने ही वाला था कि उससे पहले ये पधार गए। सर ने बहुत मेहनत की है, अपने जो उनका करियर रहा है वहाँ एक तरह से यूँ मानो बेसिक सर्विस नर्सिंग ऑफिसर से लेके एक्साइज ऑफिसर, सेल्टेक्स ऑफिसर से लेके आरएस की तरफ गए। लगातार इतना करना मुश्किल की बात है। इन्होंने 7 आरएस के इंटरव्यू दिए, 2 आरजेएस के इंटरव्यू दिए, 2 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए ना, तो 12 इंटरव्यू फेस किए हैं पीएससी और यूपीएससी के। तो जीती जाती पाठशालाएँ अपने आप में। और इनको ये तो नहीं पता बैकग्राउंड में क्या क्या बात हुई है, आप तो यही मानना कि फ्रेश रूप से आप बताने वाले हो, आपका ही नंबर था ये। तो पहले तो हम मैडम ने जो व्याख्यान दिया अपना, उसके लिए तालियां बजा दें जोरदार, बहुत बहुत अच्छी बात है। कि मैं मैनेजमेंट से अपील करूँगा कि इनका स्वागत प्लीज आप कर दें सर, यही उठा लेंगे उसके ऊपर, आप ही कर दो सब। मान का तो पानी बहुत होता है राजस्थान वाले में। सर अभी खेल परिषद में सचिव हैं, पास मत मांगना बस अब आईपीएल चल रहे हैं, हमने भी तंग नहीं किया इनको, तो बहुत प्रेशर आ रहा है पास के नाम पर। तो मैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर जीएल शर्मा जी
से कि वो अपने अनुभव से बच्चों का मार्गदर्शन करें RS के लिए। ये वाला। थैंक यू कौशल, रेस्पेक्टेड सर, विकास सर, वैभव सर, मैम। सबसे पहले मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है, क्या ग्लैमर है? जैसा हम लोगों ने सोचा जब हम लोग करियर के पड़ाव पर आए, और फिर हमने देखा कि हम लोग कैसे अपने आप को समाज में एक जगह पर स्थापित कर सकते हैं, और क्या हम में कुव्वत है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हम उस फ्रेमवर्क में फिट हो सकते हैं क्या? वैसे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप जो बॉक्स है, जिसको बुद्धू बॉक्स कहा जाता है, उस बॉक्स से भी बाहर आकर के आउट ऑफ बॉक्स सोचना अच्छा होता है, IIT वाले लोग कहते हैं। और अभी सिविल सर्विसेज में जो ट्रेंड है तो वो कई बार फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो एक स्टीरियोटाइप जो ट्रेंड UPSC का बना हुआ है वो अभी भी वैसे ही है कि चीज़ों को NCERT से शुरू करें, यानी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करें, फंडामेंटल्स क्लियर करें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो मैं आपकी क्वेरीज के ही आधार पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन कुंवर बेचैन की 2 लाइनें मैं हमेशा कोट करता हूं। कुंवर बेचैन कहते हैं सर कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो ये जो चुभन है, ये कोई जो दर्द है, हम लोग, मैं गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा, 6ठी कक्षा में हमने ABCD पढ़ना शुरू किया, फिर हम लोग आगे बढ़े, मैंने मेरी थीसिस PhD की इंग्लिश में लिखी। मेरा कमिटमेंट था कि मुझे इंग्लिश तो अच्छी करनी है, क्योंकि डॉटर की स्पेलिंग पर मुझे सर डंडे पड़ते थे। टीचर्स हमारे मार साहब जो थे वो, उन्होंने 2-3 बार मुझे डंडा दिया और डॉटर की स्पेलिंग में बहुत मुश्किल से करेक्ट कर पाया 6th क्लास में। तो एक मन में एक संकल्प था, कमिटमेंट था। वो कमिटमेंट सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके, देख करके, स्वॉट एनालिसिस करके, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी कोई रास्ता जो है वो इतना कठिन हो जो आपको रोक पाए। क्योंकि कोई शायर कहता है कि कुछ लोग अपनी मंजिल पाने के लिए जिंदगी भर पहाड़ों से टकराते रहे, और अम्मा कुछ लोग गीली मिट्टी खोदकर मुकाम पा गए। तो व्हाट इज द गीली मिट्टी? गीली मिट्टी इज द मेंटरशिप, गीली मिट्टी इज द गाइडेंस, जो हमें कमोबेश वहाँ नहीं मिल पाई थी उस समय। तो लेकिन हम लोग लगातार चलते रहे, सिलेक्शन होता रहा अलाइड सर्विसेज में, कौशल अभी बता रहे हैं। मैंने मुझे एक्चुअली एकेडमिक का भी मुझे शौक था, मैंने नेट सेलेक्ट PhD की, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें सफल नहीं हो पाया। तो फिर मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज मेरा ठीक मुकाम है, मैं इसमें फिट बैठ पाऊँगा, और मेरा जो सोचने का तरीका है और मैं जो डिलीवर कर पाऊँगा कोर्स सर्विस, तो मुझे ऐसा लगा और मैं यहाँ तक आ गया। तो ये आपने जो कमिटमेंट किया है, आपने सोचा है, आपने एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बनाया है, उस पर आप आराम से आगे बढ़ें, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें। रही बात मोटिवेशन की, तो वो कभी भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इनबिल्ट नहीं होती है। आपके पास मसाला है, दम है, नॉलेज है, पढ़ाई है, मेहनत है आपकी, अपने आप आ जाएगा, अपने आप मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और वो आपको कहीं ऐसा लगता है कि यार मैं क्या हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी शमशान घाट में कभी गए होंगे, फिर चले जाएं, इससे बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं मिल सकता। 10 मिनट 20 मिनट आप लिस्ट बना लोगे, आपके पास क्या, लोगों के पास क्या क्या नहीं है, तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और लाखों करोड़ों लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत कुछ है, आप ये मत सोचो वे कुछ भी नहीं है। और फिर कठिनाई तो है आगे बढ़ने में, सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। तो आपको शिद्दत के साथ मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। और जो भी आप पूछेंगे कुछ मैं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि वन वे नहीं होना चाहिए, 2 वे चलेंगे। और बहुत मेंटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर संजय बियानी बैठे हुए हैं, ये आदर्श हैं, ये मतलब मेंटर हैं, ये आपको वो उस पथ पर आगे ले जाने में सक्षम है जो आप चलना चाहते हैं। क्योंकि आप चौराहे पे जाते हैं तो पता नहीं है कौन से रास्ते पे चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो ये टॉर्च की तरह आपको रास्ता दिखा के, उंगली पकड़ के आपको ले जाएंगे, आप चलेंगे तो बहुत सुगम हो जाएगा रास्ता।
Isn't it right? Got it? तालियां बजा दो एक बार। थैंक यू सर। अभी हम आपसे क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, आपके क्वेरीज भी लेंगे, और साथ में जो ये धूप है, गर्मी है, परेशान मत होना। ये मान कर चलो ये आपकी परीक्षा है। जो लोग आधे घंटे गर्मी में नहीं बैठ सकते वो IAS बनने के लायक नहीं है। तो आप उठ के अगर जा रहे हो तो ये मान के चलना कि आप इसके लिए लायक नहीं हो आप, तो इसको झेलो। कई बार बहुत सारी जब इंस्पेक्शन करते हैं योजनाओं को और वहाँ धूप में खड़े रहना पड़ता है। आप न्यूज़ देखते हो, उनमें IAS, सीनियर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बल्कि यह स्थितियाँ हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए रात रात दिन कहीं कहीं जंगलों में पड़े रहना पड़ता है। तो बहुत सारे काम करने के लिए झेलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। क्योंकि जो सबसे बड़ा जॉय है, क्या है सबसे बड़ा जॉय जानते हो आप? सबसे बड़ा आनंद क्या है, सुख क्या है? काम जो करते हैं सुखी के लिए तो करते हैं ना, आनंद के लिए। या आप नौकरी भी करना चाहते हो तो आनंद के लिए करना चाहते हो। तो क्या है सबसे बड़ा आनंद? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। वो कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ा जॉय है जॉय ऑफ गिविंग। जो देने का सुख है ना, उससे बड़ा जॉय कुछ भी नहीं है। आपको भूख लग रही है, आप खाना खा लोगे, संतुष्टि मिलेगी। आप जैसे ही खाना खाने बैठे, वहाँ सामने एक 2 दिन से भूखा आदमी आया और उसने कहा मैं भूखा हूँ 2 दिन से। आपने अपनी थाली उठा के उसको दे दी, उसने खाई, उसके बाद चेहरे पर जो मुस्कान आई वो ज़्यादा सुख देगी। आप खुद खा रहे होते उस समय वो ज़्यादा सुख देगी सामने वाले को। जॉय ऑफ जो गिविंग है ना, वो सबसे बड़ा सुख देता है। और सौभाग्य की बात, संयोग की बात यह है कि वो सिविल सर्विसेज में यूँ ही मिल जाता है, यूँ ही मिल जाता है आपको। बहुत सारी योजनाएं आप लागू कर रहे हो, एग्जीक्यूट करवा रहे हो, लोगों को खुशियाँ मिल रही हैं, वो आपको यूँ मिल रही। मतलब आप निमित्त बनते हो उसके। हमारा राज्य जो है भारत लोक कल्याणकारी राज्य है, तो कल्याणकारी जो योजनाएं बनाने से लेके एग्जीक्यूट होने तक प्रशासनिक वर्ग के माध्यम से ही होती है। तो सबसे बड़ा सुख यूँ ही मिल जाता है। जो सेठों को करोड़ों खर्च करके नहीं मिलता, वो यहाँ यूँ ही मिलता है। जैसे प्रसाद बांटने के लिए थाली किसी व्यक्ति को दे दिया आपने, तो प्रसाद किसी का, थाली किसी की बांट आप रहे हो, और प्रसन्नता से बांट दो, बस वही आपका खुश हो। और इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप खुश रहें, क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो दे नहीं सकते। जैसे हिस्ट्री पढ़ाने वाले को हिस्ट्री जानना जरूरी है, साइंस पढ़ाने वाले के पास साइंस होनी जरूरी है, प्रसाद बांटने वाले के पास प्रसाद होना जरूरी है। तो वैसे ही खुशी बांटने वाले के पास खुशी होना जरूरी है। यदि आप खुश नहीं हैं तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। एक मैं बीच में थोड़ा सा एक अनुभव शेयर करवाना चाहूँगा आपके बीच में। हम लोगों ने ग्रेजुएशन जब की तो 3 साल वही BSc, हालांकि हमारे टाइम हमारे लिए 1 वीक सीरीज नहीं थी, इसलिए हमने 1 वीक सीरीज नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं कि हम कुछ ज़्यादा सिंसियर थे BA वाले, हम BA ऑनर्स में थे। मेरा सौभाग्य है मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ही हूँ और मैडम भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से हैं। तो हम लोगों की 1 वीक सीरीज छपती ही नहीं थी, प्रकाशित ही नहीं होती थी, तो मजबूरी में हमें बुक्स पढ़नी पड़ती थी। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता था, महीने 1.5 महीने 2 महीने में वो बुक्स भी पूरी हो जाती थी। 3 साल ग्रेजुएशन के यूँ मान के चलो 70% टाइम तो वेस्ट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से की और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किसी ने कर ली तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एक भी पेपर उसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता, सबके सब ऑनर्स में ऑलरेडी होते हैं। 12 पेपर पढ़ के निकलते हैं, वहाँ 8 ही देने PG में जाके, तो वो सारे ही सारे रिपीट ही होते हैं, तब भी नहीं पढ़। PG करते ही RS की वैकेंसी आ गई और RS की वैकेंसी में जुट गए। 3 में प्री हुआ, 4 में मेंस हुआ, 5 में इंटरव्यू हुआ, 6 में जाके अपॉइंटमेंट मिला। तो उन 4 सालों में सबसे बड़ा जो सोचने के लिए जो था ना कि ये IAS कैसे थे साथ साथ, तो एक छोड़ा नहीं जाए, दूसरा पकड़ा नहीं जाए। तो ये रियलाइज हुआ कि अगर वो 5 साल जो बिगाड़े थे उनमें थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते तो आज IAS और RS दोनों दे रहे होते। तो ये मलाल नहीं रहता कि साथ साथ IAS नहीं दिया। हालांकि IAS के लिए तैयारी बाद में की, इंटरव्यू भी दिया, मेंस भी दिया, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला क्योंकि जॉब के साथ दिया था। तो जो 5 साल का खुद का दुख था, कशिश थी कि उन 5 सालों को हम यूटिलाइज करते, वो ज़िंदगी के बेहतरीन 5 साल थे तो IAS होते। तो वो हमारे छोटे भाई बहनों को वो फेस नहीं करने पड़े, इसलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा BA BSc के साथ ही 2-2 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो कम से कम वो 5 साल खराब नहीं होंगे। और ये जो अनुभव था ये हमने शेयर किया संजय बियानी जी से, जो यहाँ विद्याधर नगर में बियानी कॉलेज संचालित करते हैं।
तो क्यों ना साहब कि 2 घंटे के लिए यहीं स्टार्ट कर दिया जाए। इन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि ये आइडिया तो साहब अच्छा है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला के देखते हैं। इन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और अपने यहाँ चलवाया, तो मैं इनका पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे आइडिया को एग्जीक्यूट करवाया अपने कॉलेज के माध्यम से। 5-6 साल पहले हमने उसको 5 साल हो गए लगभग, चौथा साल, 2 साल बीच में कोविड हो गए थे, 4 साल हुए टोटल बिल्कुल। और उन्होंने उसको कहा। अब मैं इनसे सीधे अनुभव शेयर करवाना चाहूँगा कि वो जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं आपके, जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं साथ में, उनका कैसा अनुभव रहा, आपका खुद का कैसा अनुभव रहा इस कोर्स के साथ में। प्लीज़ 2-4 मिनट में आप प्लीज़ अपना अनुभव। हमारे बीच में संजय बियानी जी बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, गीता पे भी लिखते हैं, हनुमान चालीसा पे भी लिखते हैं। इनको आप दें और वो बताएं। कैसे हैं आप सब लोग? प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही, मस्ती नहीं दिखाई दे रही, और उसके बिना कुछ नहीं। एक बार ताली बजाओ और खुश हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद क्या है? खुश रहना ही तो है। पैसे से थोड़ा ना खुश होते हैं। आज एक लड़की मिली सुबह, उसका नाम था खुशी। मैंने कहा खुशी, खुशी कहाँ होती है? बोला मंदिर में होती है। मैंने कहा नहीं, अंदर होता है। मंदिर का मतलब ही होता है मन का अंदर आना। और अगर जिसका मन अच्छा है वो पढ़ता भी अच्छा है। बाकी मेहनत तो सब 12-12 घंटे यहाँ लगभग बैठे हुए, इतनी धूप में जो बैठ सकते हैं वो 12-12 घंटे मेहनत करने वाले सिपाही। ये बजा लो अपने लिए ताली। यहाँ बैठे हुए सब लोगों में कैपेसिटी है कि 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं, पर 12 घंटे पढ़ने के बाद में भी रिजल्ट सबको अलग अलग मिलता है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ जो ऊपर आकर बैठे हैं इन्होंने भी उतनी पढ़ाई की है जितनी वो लोग जिनके 5-5, 10-10 नंबर रह गए वो भी है, उन्होंने बल्कि ज़्यादा की होगी पढ़ाई। तो इसमें राज की बात क्या है? मैं वो राज की बात करना चाहता हूँ। सुनना चाहते हो क्या? अरे सुनना चाह रहे हो क्या? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ होश की कमी है, और बेहोश आदमी पता नहीं क्या क्या कर देता है, उसको खुद को पता नहीं चलता। और मुझे लगता है होश में रहना जिंदगी है, और होश में रहना आ जाए तो हम बहुत आगे निकल जाए। अगर हाथ भी उठ रहा है तो होश के साथ उठ रहा है क्या? आप देखें, गौर करना, बहुत काम बेहोशी में कर रहे हैं, पढ़ भी बेहोशी में रहे होते हैं। 4 पढ़ने के बाद में बोलते हैं क्या पढ़ा था? अरे भाई 4 पेज पढ़ लिए, अभी आपको पता ही नहीं आपने क्या पढ़ा। पता है दिमाग में द्वंद्व विचार चल रहे हैं। इसलिए अगर वास्तव में अगर अच्छा पढ़ना चाहते हो तो मुझे लगता है ये बात मुनासिब है जो मैं आपसे साथ यहाँ कर लूँ कि पढ़ते सब लोग हैं, पर पीसफुल माइंड से कम ही लोग पढ़ते हैं, एकाग्र होकर कम ही लोग पढ़ते हैं, शांत मन के साथ कम ही लोग पढ़ते हैं। पढ़ते समय जेलस है, इरिटेशन है, कंपटीशन है, चिंता है। अब पढ़ाई तो बल्ब वो था ना 1000 वाट का, 200 वाट पे जलने लग गया। मुझे लगता है फ्री माइंड के साथ पढ़ना आना चाहिए। अधिक पढ़ो कोई जरूर महत्वपूर्ण नहीं, ठीक से पढ़ो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आज चूँकि यहाँ पे सब लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की काफ़ी तैयारी कर ली है, तो मैं उनके कहना चाहता हूँ कि पढ़ना पर ढंग से पढ़ना, और ये बात का ज़रूर फोकस करना कि आप शांत मन से पढ़ रहे हो क्या। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो जिस आनंद की, जिस खुशी की, कुछ सेटिस्फेक्शन की बात की थी वो उसका दूसरा पैरामीटर बनता है। और मन को शांत करने की भी एक विधा है, पर अभी उसकी चर्चा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन सर ने, जैसा मुझे कौशल सर ने मुझे बताया, लेकिन एक पढ़ाई में दूसरी बात, सर एक बात 2 मिनट और भी कर सकता हूँ? सुनना चाह रहे हो? एक प्रॉब्लम दूसरी आती है नेगेटिव थिंकिंग। हर समय नेगेटिव थिंकिंग लगती है अगर पास नहीं हुआ तो, और हमारा पूरा अटेंशन फल में लगा रहता है, दूसरों पे लगा रहता है, वो क्या कर रहा है, उसकी कोर्स पूरा हो गया और मन शांति नहीं हो पाता। और नेगेटिव थिंकिंग ये आप ही की नहीं, सब जगह प्रॉब्लम है ये। और मुझे लगता है जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलता है उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल चलती है। अगर आपको ईश्वर देखना है तो ईश्वर भी दिखता है, और अगर आपको दानव देखना है तो दानव भी दिखता है इस दुनिया में। मैं आपको ईश्वर देखने की एक विधा बताना चाह रहा हूँ। सीखना चाह रहे हो क्या? अरे बताओ, सीखना चाह रहे हो क्या? अभी मुझे नहीं लग रहा। और उससे 5 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, बीमारी के बिना का जीवन मिलेगा, हेल्थ मिलेगी। कितने बच्चे हेल्दी रहना चाहते हैं? पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई से पहले, पढ़ाई के बाद रहना चाह रहे हैं? ताली बजाओ एक बार ताकि एंटीना खुले। फायर, वाटर, अर्थ, स्काई, एयर, ये पांचों एंटीना जहाँ से आप ये कैप्चर करते हैं। एक बार ताली बजा के इन्हें जगाओ पहले ताकि आप होश में आके मेरी बात सुन सको। हेल्थ चाहिए, दूसरा रिलेशन अच्छे चाहिए, फिर मनी चाहिए, फिर करियर चाहिए, फिर जॉब चाहिए और बिजनेस चाहिए। सबको बेशुमार चाहिए ये चीज़ें। और मैंने देखा इतना आसानी से मिल रही है ये, और लोग पता नहीं क्या क्या जतन किए जा रहे हैं इसके लिए।
मेरी अगर ये बात आज आप पकड़ के चल जाए तो मैं पूरे इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ आपकी लाइफ 360 डिग्री बदलेगी। और अभी समझ में आए तो अभी इसी वक्त जानना चाहते हैं राज की बात, फिर उसके बाद जो सर ने बोला मैं वो भी बात करूँगा। पहले मेरे को एक बार अच्छे से सुनाई।